हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और हम लेसन नंबर 7 को देख रहे हैं और इसी लेसन नंबर 7 के अंतर्गत जो है भू आकृति और उनका विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? क्या देख रहे थे? भू आकृति और उनका विकास। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि जो भू आकृतियां हैं, जो लैंड स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनते कैसे हैं, डेवलप कैसे होते हैं। क्लियर है? क्या चीजें हैं उनकी। ठीक है, ये हमने देख लिया। और जो हमने पिछला लेक्चर देखा था, हमने उसमें पिछले लेक्चर में जानने की कोशिश की थी कि जो कुछ आपका हमारे लैंड पर जो भी कुछ बदलाव होता है वो दो प्रोसेस के माध्यम से होता है। या तो कोई बाह्य बल लग रहा होगा, बाहर का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, कोई आपका क्या लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। दोनों बल लगने की वजह से क्या होता है, उनमें वेरिएशन और जो अंतर है वो आपका आता है। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि भाई अपर्दन होता है। क्लियर है? किसी चीज का बाप का टूटना और फूटना, तो हमने उसका प्रोसेस देखा कि वो केमिकल है या फिर मैकेनिज्म है उसमें। क्लियर है? या किसी और प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है, जैसे कि आपका बायोगिक इत्यादि के माध्यम से भी होता है। ऐसे कुछ हो रहा था, हमने इनको देखने का प्रयास किया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रवाही जल में। तो हम कल आपका बात कर रहे थे, सबसे पहले जो आपकी नदी होती है वो आपकी 3 अवस्था में चलती है। 3 स्टेजेस हम लोग मानते हैं ज्योग्राफर पर हमारे, और जो एक स्टेज मानते हैं वो मानते हैं युवा अवस्था। क्लियर है? तो हम उसको युवा कहते हैं। अब युवा का मतलब आप जानते हैं, जब युवा होगा तो जब नदी युवा अवस्था में होती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अवस्था में नदी संख्या बहुत कम होती है और जब ये चलती है तो ये वी आकार की घाटी बनाती है। कैसे बनाती है? वी आकार की घाटी, यानी कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से नैरो, यानी कि सकरा संकीर्ण होती हुई अपनी घाटी को डेवलप करती है। क्लियर है? और कैसे है? अनुपस्थित और सकरे बार के मैदान के साथ ही आपको देखने के लिए मिलती है। और आप देखेंगे ये समतल होते हुए चौड़े भागों में झील इत्यादि समतल और विस्तृत जैसे विकसित होती है। मान लीजिए कोई नदी चल रही है तो हो सके, मान लीजिए या वो कोई पहाड़ है, यहां से वो नदी निकली, तो जब वो आपके नदी निकलेगी तो किसी क्षेत्र को जब वो आपको काटेगी तो आपको वी आकार से जैसे काटते हुए इस आकार में बढ़ती हुई चलेगी। क्लियर है? अलग अलग रूप में वो आपका बढ़ती हुई चल सकती है। क्लियर है? हो सके सीधी चले, लेकिन उसके बाद वो कैसे चलने लगती है, आखिरकार आपका सर्प आकार की चलने लगती है। ठीक, अब ये थी युवावस्था। उसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ अवस्था। अब आप प्रौढ़ अवस्था को समझ लेते हैं कि इसमें नदी में जल की मात्रा अधिक होती है। कैसी होती है? जल की मात्रा अधिक होती है, यानी जो वेरिंग कैपेसिटी है वाटर का वो ज्यादा करती है अपने साथ, यानी कि ज्यादा जल को लेकर चलती है। नदी घाटी वी आकार की होती है। ये भी कैसी, इनका शेप एक प्रकार में वी आकार का होता है, यानी कि ऊपर से चौड़ी और नीचे से गहरी जैसी होती है, सकरी टाइप में होती है। ठीक है? और ध्यान रखिए, जिसमें घाटी के भीतर नदी विस्र बनती बहती हुई है, युवावस्था में आपका समतल, विस्तृत, अंतर्महाद्वीपीय दलदली क्षेत्र, लुप्त क्षेत्र, ये सारी चीज हमको दिखाई देते हैं। और जल प्रपात यानी कि जो झरने होते हैं और छिपरिका इसमें लुप्त हो जाते हैं। यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में आपका जो है जल प्रपात छिपरिका देखने के लिए नहीं मिलते। वो कहां मिलेंगे? केवल अगर आपको देखना है तो वो केवल युवावस्था में ही हमको पाए जाते हैं। जो युवावस्था है यानी कि जब नदी पहाड़ से निकल रही होती है तभी उस समय हमको क्या मिलते हैं? जल प्रपात आपके देखने के लिए मिलते हैं, झरने आप लोग देखते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब नदी की वो अवस्था है जिसमें हम बात कर रहे थे वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था मतलब अब नदी समतल मैदान से बहते हुए अंतिम रूप में समुद्र से गिरने की जो पहले की स्थिति है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं, बड़ी जो उसकी आपका टेरिटरी है वो आकर मिलती हैं। आप देखिए जैसे गंगा में ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है। क्लियर है? और ब्रह्मपुत्र में आपके तीस्ता, दिहांग, लोहित, ये बहुत सारी नदियां जो मिल जाती हैं। और उसके बाद जब ये नदी बहती है तो एक बाढ़ के मैदान के साथ बहती हुई विसर्ग स्थिति में, कल समझा सकूं, प्राकृतिक तटबंध बनाती है समांतर। गोकुर झील कैसे बनती है ये मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर है? इनका सबका निर्माण करती है। अब है अपरदित स्थल।
कि जो अपर्दित स्थल है, जो स्थल है हमारा लैंड है, उसको काटती कैसे है। अब मुझे बताइए, अगर कोई घाटी बनी है तो घाटी क्या होती है, इनिशियल स्टेज में वो तंग होती है। तंग का मतलब होती है सकरी, छोटी, क्लियर होती है, क्लियर है। और छोटे छोटे क्षुद्र सरिताएं होती हैं, हल्की छोटी छोटी, इसमें आपकी नदियां होती हैं जो बह रही होती हैं। सरिताएं क्या होती हैं, धीरे धीरे लंबी और विस्तृत हो जाती है। क्या हो जाती है आपका, धीरे धीरे और विस्तृत और आपका लंबी जो है वो हो जाती है, क्लियर है। ये आपको यहां आप इसमें देख सकते हैं कि सरिताएं क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे लंबी हो जाती हैं। और ये अब नालिका धीरे धीरे गहरी होती है, यानी कि जिस रूप में बह रही है, मान लीजिए ये बह रही है तो ये हल्की हल्की क्या हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी। अब मान लीजिए पहले यहां तक बह रही थी, इतनी हो गई, फिर उसके बाद और गहरी होती चली जाती, तो धीरे धीरे क्या है, ये आपका गहरी होती हुई हमको दिखाई देगी। अब आपने देखा ये क्या है, ये गॉर्ज है। कैसा लग रहा है आपका, वी आकार जैसा, क्लियर है। और गॉर्ज का बड़ा रूप आप देखिए, कॉल्डेरा, आपने देख लिया। कोलोराडो नदी है यूएस की, जो इस प्रकार का जो है विसर्ब लूप का निर्माण करती है। केनन घाटी का एक नरजर है जो हमने देख लिया। जलगर्तिका, अवनिका कुंड वगैरह को हम लोग आपका देख चुके हैं। नदी वेदिका को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। डेल्टा रीजन मैंने आपको बताया था कि वो क्षेत्र होता है जब नदी अपना फाइनल आउटफ्लो बना रही होती है, क्लियर है। होता क्या है, इस क्षेत्र में आके मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से नदी निकली तो यहाँ क्या करती है, वो अपना फैलाव को चौड़ा कर देती है, ठीक है। और यहाँ क्या करती है, इस क्षेत्र में आपका क्या करती है, वो जमाव करती है, निक्षेपित करती है, अपने साथ लाए गए आपका चिकनी मिट्टी, गाद, बालू इत्यादि जो आपकी चीजें होती हैं, वो सबको यहाँ क्या करती है, उसका डिपोजिशनल करती है, उसको जमाव करती है, क्लियर है। और यही जमाव क्षेत्र क्या है, जलोढ़ यानी कि खादर मैदान है, ठीक है। अगर ये पीछे कर रही है, अब देखिए नदी मान लीजिए यहां से निकली है, तो ये है युवा अवस्था, ये है इसकी प्रौढ़ अवस्था, और ये अवस्था कैसी है, ये इसकी वृद्ध अवस्था की कंडीशन है। कैसी है, वृद्ध अवस्था की कंडीशन। तो आप थोड़ा सा अगर आपने आप इसको ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको याद ना रहे या चीजें ना रहे। तो इस प्रकार वो आपका डेल्टा का निर्माण करते हुए चलती है, क्लियर है। अब देखिए तटबंध देख लिया, प्राकृतिक तट और विसर्ग क्या होते हैं, मिनांडर्स कैसे होते हैं, सांप रूमा घूमती कैसी है, वो कैसे लूप है, और हम जो लूप है हम उसको कैसे आपका चैनलाइज बताते हैं कि जो लूप है ये कैसा है, हमारा चैनलाइज है। चैनलाइज का मतलब सिस्टमेटिक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, कल की आकृति हमने देख ली कि आपको दिखा देगा मुजफ्फर के समीप गंडक बूधी नदी है, वो कैसे आपको दिखाई दी, क्लियर है। इन सारी चीजों को सार्वभौम जल पर हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए सार्वभौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर, भौम जल यह एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। तो पहली बात, इसे कैसा नहीं बता रहे ज्योग्राफी इस समय, एक रिसोर्सेस के रूप में नहीं है, क्लियर है। भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल आकृति के रूप में वर्णन किया गया। तो कैसे दिखाया उसको, अपर्दन के कारक के रूप में, यानी कि जो कटा छटा है उसका जो फैक्टर है उसके रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी आकृति बनी है। अब जैसे चट्टान परगम्य है, आप आर देख सकते हैं, कम सघन है, डेंसिटी आपका कम है, अत्यधिक संधि और रंध्र और आपके दरार वाले हैं। आप देखते हैं कि आप किसी गुफा को देखिए तो गुफा में आपको कैसे लगेगा, जाली जैसी कैसी है, पतली नुमा है, क्लियर है। संघन कम होगी, डेंस कम होगी, और कहीं पर जुड़ी होगी संधियों के, और कहीं पर आपका दर्रे होंगे। कैसे होंगे, पासेज होते हैं भाई। पासेज क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को आपके जोड़ने वाले हैं। मान लीजिए ये बीच का क्षेत्र है, अगर यहाँ पर बीच के क्षेत्र में हल्के हल्के अगर मैं इसको आपका रास्ता बना दूं, इधर से रास्ता बना दूं, क्या बन जाएगा, एक दर्रा बन जाएगा, आर पार जाने का मार्ग हो जाएगा। धरातली जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है, ठीक है। और लंबत गहराई पर जाने पर जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों और संस्तरों में तल में होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। तो कैसा है, धरातल के नीचे भी जल है। जल कहां पर है आपका, चट्टान जो है उनके नीचे है, जो कुछ ज्वाइंट्स हैं उनमें है, जो छिद्र हैं उनमें है, क्लियर है। और एक आपका संस्तर है, कैसा बहता है, क्षैतिज, यानी कि इस रूप में ही बहता है। क्षैतिज का मतलब समझते हो आप, वर्टिकल, इस तरह से, ऐसे, ना कि ये वाला रूप नहीं, ऐसे नहीं बहता, ऐसे बहता है, क्लियर है, इस तरीके से।
अब देखिए, क्षतिज जल का क्षतिज ऊर्ध्वाधर प्रवाह चट्टान के अपतन के कारण है। तो जल का प्रवाह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो हमारी रोक्स है, रोक्स के ऊपर, कि चट्टान ऐसी है यानी कि क्षतिज है कि अपर्दित है। अपरदन के कारण ही भौम जल के पदार्थ परिवहन द्वारा बनाए गए स्थल का महत्वहीन है। अगर भूमि का कोई जल है, ग्राउंड वाटर है, और वो अपने पदार्थ के साथ आपका ट्रेवल कर रहा है एक स्थान से दूसरी जगह पर, तो जो भी आपका लैंड स्वरूप है वो उसका महत्वहीन है। इस कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। हर प्रकार की जो रोक्स है, हम लोग आपका ग्राउंड वाटर में क्या स्ट्रक्चर्स बनना, हम लोग उसको नहीं देख सकते। लेकिन चट्टान जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। अब देखिए, कहीं पर आपका चूने की आपको पत्थर मिल जाए जिसको हम आपका डोलोमाइट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की आपका प्रधानता हो, तब ऐसी कंडीशन। धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण और अपक्षेपण स्थल के रूप में विकसित करते हैं। क्लियर है? घोलीकरण को आप जानते हैं, ठीक है। दो क्रियाएं हैं, घोलीकरण व अपक्षेपण। तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान में अलग अलग या अम्लीय चट्टान के साथ अंतर स्पर्शी पाए जाते हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलनशील प्रक्रिया और उसके निक्षेपित प्रक्रिया के बनने के स्थल स्वरूप को कास्ट क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए चूना था या डोलोमाइट था, वो जल में घुल गया, और जल में घुलने के बाद वो किसी जगह जाकर निक्षेपित हो गया और उसने कोई स्थलाकृति बना दी, तो वो स्थलाकृति हम क्या बोलते हैं? कास्ट टॉपोग्राफी का निर्माण करता है। किसका करता है? कास्ट टॉपोग्राफी का। तो अगर आपको पूछ रहा है कि कास्ट टॉपोग्राफी किससे बनी है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें आपका डोलोमाइट यानी कि आपका लाइमस्टोन यानी कि चूने की प्रधानता है। क्लियर है? अब इसको समझिए। मान लीजिए किसी जगह पर आपका पत्थर बहुत बड़े आपका चूने की पहाड़ है या कोई आपका चट्टान है, वहां से पानी बह रहा है, ठीक है। पानी बह रहा है तो पानी क्या करेगा? उसको धीरे धीरे अपर्दित करेगा। अपर्दित का मतलब उसको हल्के हल्के आपका काटेगा, और काटने के बाद उसको अपने स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, ठीक है। और ले जाने के बाद वहां उसको ट्रेवल करेगा वो, और धीरे धीरे हल्का हल्का क्या होगा? उसमें डिपोजिशनल होने लगेगा। क्या होने लगे? डिपोजिशन। धीरे धीरे जमता रहेगा। देखिए, ये काम ज्योग्राफी में हजार लाख वर्ष कोई बहुत लंबा समय नहीं मानते ज्योग्राफर, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस में हजारों लाखों और करोड़ों वर्ष का भी समय लग सकता है। तो क्या हुआ? चूना कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया और वहां जाकर वो जम गया, और जमने से जो भी आकृति बनी, किसी भी शेप की बनी, उसको हम कहते हैं कास्ट टॉपोग्राफी, यानी कि कास्ट जो है स्थलाकृति। और किसकी बनी है ये आपको क्लियर होगा। देखिए, ऐसा ही है एडियाटिक सागर के साथ बाल्कन का क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन की चट्टानें विकसित स्थल पर आधारित हैं। अब कैसी हैं? लाइमस्टोन यानी कि आपके चूना बेस हैं। एडियाटिक सागर को आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यूरोप के आसपास जाइए आप, वहां देखिए, ठीक ऐसा। अब देखिए, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। अपरदन मतलब उसको काटने का स्वरूप, निक्षेपण मतलब जमाना। दोनों प्रकार के स्थल कास्ट आकृति की विशेषताएं हैं। चाहे तो जहां से आपका चूना पत्थर है वो आप कट रहा हो, या वो जाकर कहीं पर आपका जमकर बन रहा हो, यानी कि चूना पत्थर कटा, कहीं पर जाकर नई आकृति बनाई, दोनों प्रक्रिया क्या है? कास्ट स्थल आकृति की विशेषताएं हैं। क्लियर है? तो ये कैसी हैं? कास्ट टॉपोग्राफी स्टडी है। क्लियर है? अब देखिए, अब जैसे अपर्दित स्थल है, इसके द्वारा? जल के द्वारा। अब कहीं पर कुंड होते हैं, पूल, घोल होते हैं, सिंक्स होल्स होते हैं, लेपीज होते हैं, और चूना पत्थर के चबूतरे होते हैं, लाइमस्टोन के जो हैं पेमेंट्स होते हैं, ठीक। चूना पत्थर क्या है आपका? चट्टानों के तल, तल का मतलब होता है जैसे ये नीचे का क्षेत्र है, तल में घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्य आकार के छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, और वो पूरी चूने पत्थर की बनी है। अब चूने पत्थर की बनी है तो चूने पत्थर में जब पानी वहां जाएगा तो छोटे छोटे, हो सकता है कि बड़ा जो कोई उसका कण उसको घुलने में समय लगे, लेकिन छोटे कण कैसे हैं? वो आपका जल्दी घुल सकते हैं, आकार वाले, ठीक, और घुलकर घोल गर्त का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसमें विलियन में आपका रंध्र, सवाल्स होल्स कहते हैं, होल रंध्र कास्ट यानी कि जो आपके चूने क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो जहां पर आप देखिए
कोई आपका चूने वाला क्षेत्र पहाड़ है, उसमें पानी में वहां कोई छेद बनाना कि छिद्र को काटना बड़ा आसान और सरल है, क्योंकि वो जल्दी पानी के साथ मिलकर अपना रिएक्शन कर लेता है और अपने बंध को तोड़ देता है। क्लियर है? घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र है। तो घोल रंध्र क्या है? एक प्रकार के होल टाइप में ही है, जो पूरे ऊपर वृत्ताकार या काफी नीचे कीपाकार है। हो सकता हो गोल हो, कुछ ऐसे कीप के नुमा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आपका कीप नुमा भी हो सकते हैं। ठीक है। इसका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर, हेक्टेयर और गहराई आधा मीटर या 30 मीटर या उससे अधिक भी हो सकता है। यानी कि कोई आपका डिफाइन नहीं, एक कोई सर्टेन नहीं है कि भाई ये मोटा नहीं पतला मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। गोल नहीं चपटा मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। कुछ वर्ग मीटर का भी मोटा मिल सकता है, कुछ हेक्टेयर से मिल सकता है, भाई लंबा चौड़ा भी मिल सकता है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि मान लीजिए कहीं पर आपका पत्थर रोक्स है आपके चूने की, और वहां उसके साथ वाटर कंपोजिशन हुआ, पानी के साथ उसका घुलन हुआ और घुलनशील के साथ आपकी प्रोसेस प्रक्रिया हुई। अन्य पहलू में घुलन प्रक्रिया बनते हैं और इसमें घोल रंध्र यानी कि जो छेद हैं उनके नीचे बहती कंदरा यानी कि जो गुफाएं हैं, गुफाओं की छत ध्वस्त हो जाती है। अब कैसे हो जाएगी? बैठ जाएगी। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, अब यहाँ कोई होल बन गया, अब यहाँ इसके नीचे खाली है, ये तो इसके ऊपर से पड़ा है। अब तुम यहाँ छेद कर दोगे, इनमें घोल रंध्र हो जाएंगे, बारीक बारीक पानी रिसेगा हल्के हल्के, और क्या होगा? सडनली इसके ऊपर आके गिर जाएगी। क्लियर है? तो जो छत है ये कैसे हो गया? आपका ध्वस्त हो गई, गिर गई है। क्लियर है? बड़े क्षेत्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्सिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब ये कैसे हैं? ये कोलैप्स वाले हो गए। ठीक है? और नीचे गिर जाती। अब बार देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए, समझिए इसको, कोई क्षेत्र है, चलिए ऐसे देखते हैं, कोई क्षेत्र है, ये कोई पार्ट था और ये कोई पार्ट था, यहाँ पानी भरा हुआ है। क्लियर है? और ये सब चूने वाला क्षेत्र है ये भी पूरा, क्योंकि आप देखेंगे जो भी हम जिनको हम कहते हैं ना कच्चा पहाड़, या तो मिट्टी के बने होते हैं या फिर उसमें क्या होता है? चूने की प्रधानता होती है। क्लियर है? इसलिए वो कच्चे हैं, क्योंकि बरसात में पानी पी के वो फूल जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये उसकी मान लीजिए ऊपर की छत वगैरह कुछ भी है। अब इसमें पानी का रिसाव हुआ हल्के हल्के, धीरे 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 वो पानी पहुंच गया, इधर हो गया। ये पहले कैसे थे? ये पहले छिद्र थे। ठीक। और घोल रंध्र क्या होते हैं कि हल्के हल्के पानी इनमें से रिसता है ऑटोमेटिक, और अचानक ये बड़ा आपका सेफ होल ले ले तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे टूट जाएंगे और ये आपका डाउन हो जाएगा। तो बड़े छिद्र ध्वस्त करके आपका कोलैप्सिंग के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपर्दित पदार्थ के जमे होने से होते हैं। कैसे होते हैं? जो घोल रंध्र कैसे है? अपर्दित हुआ, कोई चीज कटी छटी पदार्थ है और जमने से आपका ढक जाते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे आपको? कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। अब मान लीजिए कोई ये चीज थी, अभी आपकी कोलैप्स हो गई, कोलैप्स होगी तो ये वाला पार्ट हट गया। मान लीजिए कैसा हो गया? कोलैप्स हुआ तो ये वाला पार्ट हट गया। अब हट गया तो यहाँ ही जम गया। अब धीरे धीरे इसमें सारे में पानी भर जाएगा, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये आपको कुंड जैसा दिखाई देगा। यानी कि आप किसी गुफा में गए और गुफा में जाके आप देखते हैं कि अचानक बहुत सारा पानी भरा हुआ है, गड्ढा सा लगता है, तो आप क्या कहते हैं? भाई हल्के चलना, आगे कुंड हो सकता है। तो ये कुंड कैसे बने? सभी इसी प्रक्रिया से। क्लियर है? तो कास्ट क्षेत्र में ज्यादा प्रधानता है कुंड वगैरह की। अब ध्वस्त घोल को डोलाइन भी कहते हैं। जो चीज आपके ध्वस्त हो गई है उसके जो रंध्र उसको क्या कहा गया? डोलाइन भी कहते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं? इनकी संख्या जाते हैं। धरातल प्रवाहित जल घोल रंध्र, विलयन रंध्र से गुजरता हुआ अंतर्भौमिक नदी है, जो अंदर बहती है, वो ही इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब देखिए क्या प्रयास, इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? अब ये चीज है, अब देखिए आप यहां से बड़े ये पानी ऐसे आ सकता है, यहां जम सकता है। क्लियर है? ये क्या है? इस तरीके से सेल्टाइन है, क्योंकि चूना हल्का के जम रहा, निक्षेपित हो रहा है, इस प्रकार के स्तंभ हो गया। और मान लीजिए अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या बन जाएगा? पूरा ये आपका दर्रा नुमा हो जाएगा, ये आपका रास्ता भी बन सकता है। क्लियर है? ये गुफा का मुंह बताया गया है कि क्या है? गुफा का मुंह है। तो ये क्या है? सेग्लेमाइट है, ये जमे हुए चूने के निक्षेप है। क्लियर है? और ये कटा क्यों है? क्योंकि यहाँ चूना प्रदान दादी पानी इसमें घोल कर उसको आगे बढ़ा गया। ठीक है? चलिए, और जब को रंध्र होता है तो कैसे करते हैं? हल्के हल्के धीरे 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 वो कटने लगते हैं। देखिए इन चीजों को ज्यादा अच्छे से देखने से बढ़िया कि अगर कोई आपको चूने वाला पहाड़ कहीं आपको मिले और वहां आप उसको फिजिकली देखें तो कुछ चीज आपको देख के महसूस होंगी कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा होता है। क्लियर है?
अब आप नदी के पास जाइए तो स्पष्ट दिखाई देगा, नदी बह रही है, उसके बाद उसका रेत होगा, तो उसके बाद उसको थोड़े से मोटे उसके कंकड़ पत्थर होते हैं, फिर और मोटे, फिर लास्ट में मोटे मोटे बाहर जो हम देखते हैं नदी के जो साइडें होते हैं किनारे, उन पर आपका बड़े पत्थर होते हैं। क्लियर है? तो वो सब डिपोजिशन के बेस पर ही होते हैं। ठीक है, ये निपात रंध्र है। अब देखिए ये यहां से टूट गया ना हल्का हल्का करके, तो ये क्या बन गई, आने जाने का गुफा, ये नहीं आर पार का दर्रा हो गया। अब जब घुलती है तो धीरे धीरे वो क्षेत्र उसको काटते हुए ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं, और जहां पर कास्ट क्षेत्र है, जहां पर चूना क्षेत्र है, वहीं पर ही ये ज्यादा किरणें आपको दिखाई देती है। पिछली कुछ दूरी के पश्चात जब कंदराव से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है, ऐसा है जो भूमि है उस नदी के रूप में निकल आता है। जब घोल रंध्र दो लाइन की इन कंदराव की छत गिरने से पदार्थ स्खलन आम आपस में मिल जाते हैं। छत गिर गई तो पहले पदार्थ थे, कुछ ही पदार्थ आपस में मिल गए, ऊपर चूने का हो सकता है और नीचे चूने का ना हो। क्लियर है? तो लंबी तंग यानी कि नैरो और विस्तृत खाई बनती है, जिसे हम रंध्र घाटी वैली सिंक्स या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों यानी गड्ढों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं, और पूरे इलाके में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक, कटक का मतलब जानते हो? कटक, जब हम पानी के अंदर कोई आपका पहाड़ निकल आता है चोंचनुमा, उसको कटक कहते हैं। तो ऐसे क्या निकलते हैं, अब मान लीजिए जो भी कुछ था खाई वगैरह बन गई, अब ये पूरी गुफा है और गुफा के अंदर पानी है, तो पानी में नीचे से आपका चोंचनुमा, आप पैर रखते हैं ना, तो बहुत बार पैर आपका किसी नुकीली चीज पे भी रखा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, और अधिक नुकीले होता है जिन्हें हम लेपिस कहते हैं। तो लेपिस क्या है, आपका कटक वाली चीज है जो आपके नुकीली नीचे से निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इन कटकों यानी कि लिपिस को निर्माण चट्टानों की संधियों के विभाजन घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कैसा है? घुलन प्रक्रिया है। और कभी कभी लेपीज के विस्तार समतल चूना युक्त चबूतरों के परिवर्तित से भी होता है। मान लीजिए कोई आपका समतल चूना युक्त था, वो सारा क्षेत्र कट गया, बीच का कटाई नहीं, तो भी बन जाएगा आपका। मान लीजिए कोई पूरी प्लेट थी और इसकी प्लेट में सारे क्षेत्र कट गए, ये नहीं कटा, ये सारे कट गए, तो ये क्या रह जाएगा, ऐसे खड़ा रह जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ पूछ लीजिए, कुछ चीज समझ नहीं आई है। देखिए जो हम पढ़ते हैं ना, अगर हम रियलिटी में उसको अगर हम आपको देख लें या फिजिकली हम उसको वेरीफाई कर लें कि भाई देखो ये गुफा है और आप इस गुफा को छू के देखिए, इसमें आपको व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है, टूट रही है, कैसा लग रहा है आपको देखने में? आपने उसको टेस्ट किया कि सर हल्का सा ना अजीब सा लग रहा है, एसिड जैसा, तो आप कहेंगे कि ये आपका चूना है। चूना है तो पानी को ऑब्जर्व कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी होगी तो फैल जाएगा, धीरे धीरे रंध्र होगा, कुछ छेद आते हैं, रंध्र बन जाते हैं, टपक टपक बूंद सी आपके टपकने लगती हैं। क्लियर है? फिर वही रंध्र आपके बड़े होल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? बड़े होल। वही बड़े होल बनकर आपका जो आपकी संधि और ज्वाइंट है जैसे जुड़े होते हैं उनको काट देते हैं, और काटने के बाद वो आपका दर्रे बन जाते हैं। उन दर्रों से पानी बहता है, पानी बहता है और रंध्र प्रोसेस चलती रहती है, तो बीच की छत आपके नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठने का पूरा डंप हो जाता है, और डंप होने के बाद फिर वो प्रोसेस प्रक्रिया में नीचे के पत्थर ऊपर के पत्थर आपस में पदार्थ मिल जाते हैं। फिर वो क्षेत्र चूने का कटा हुआ कहीं बाहर जाकर किसी नदी से मिलता है, और वो क्षेत्र नदी किसी को कहीं जमा देती है, उससे जमा कोई एविडेंस अगर कोई चीज मिलता है, कोई निक्षेपण, उसको बोलते हैं भैया ये कास्ट टोपोग्राफी है। क्लियर है? तो ये कैसा है? अपरदित स्थल है, यानी जो काट छाट कर बन रहे हैं। तो कैसे बने हैं? चाहे आपका कुंड हो वो भी काट के बना है, अपरदित हुआ है, किससे? वाटर से। चूने के जो क्षेत्र हैं, ठीक, चबूतरा कहीं पर आपका जमाव हो गया, लाइमस्टोन का आपका जमाव हो गया, तो हम उसको देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे जमाव आपके होते हैं। अब पहले हो सकता है कि छोटे छोटे ऐसे छिद्र हों, फिर वो आपके ऐसे बड़े हो जाएं, फिर और बड़े हो गए तो ये शायद आपका पूरा नीचे गिर गया। अब देखिए क्या हो गया, नीचे गिर गया तो उसको पूरा काट दिया इन्होंने। कैसा हुआ इनको? इन्होंने नीचे गिरकर पूरा काट गया। कैसा किया इन्होंने? इसको नीचे काट दिया, और काट गया तो ये सारा यहीं गिर गया, जम गया। और ये जो आपके जमे हुए हैं यही क्या है? ये जो ताबकोनीन जो आपकी नोक से निकली हुई है, हम क्या देख रहे थे? इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा? कटकों का लिप्सिंग। और पूरा सा पानी भर जाए, फिर देखें क्या कहेंगे भाई,
आपका कटक निकल गया, तो मध्य अटलांटिक कटक में मत जाना, उसको प्रोसेस अलग है, कभी समझाऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, तब हम लोग देखें। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए शाबाश। तो अब बात करते हैं केव्स, गुफाएं क्या होती है, कंदराएं। ठीक है, आपके लिए नहीं बनी है, अब ये पढ़ने का उम्र है, आप समझेंगे गुफा। अब जहां भी कंदरा बनती हैं, जहां पर गुफाएं बनती है, कंदराएं होती हैं, ऐसा प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, संस्तर मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे शैल, बालू, पत्थर, क्वार्टजाइट, इनके बीच में आपस में चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान हो। मान लीजिए पहले ये शैल था, फिर चूना लगा, फिर बालू आया, फिर उसके बाद आपका क्या चूना पत्थर आया, फिर आपका क्वार्टजाइट आया। तो इनमें सघन चूना प्रधान चट्टाने संस्तर होते हैं और प्रमुखतः कदराओं का निर्माण होता है। कैसे बनती है, गुफा बनती है। अब मान लीजिए अब ये गुफा है, कोई भी गुफा है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये गुफा कैसे बनेगी, अगर यहाँ कट जाएगी, इतना क्षेत्र कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गुफा बन जाएगा। हो सकता है ये यहाँ तक कटे या कुछ आपकी लंबी चली जाए। ठीक, अब जो चीज, अब मान लीजिए जैसे मैंने ये बनाया, ये क्षेत्र है, इसमें ही आपके शैल हैं, इसमें ही बालू है, इसमें क्वार्टजाइट्स है, और मान लीजिए ये वाला भाग कट गया, और ये जहां तक कटा तो ये क्या होगी, आपकी गुफानुमा हो गया। ये प्रमुखतः तो कतराव का निर्माण करते हैं, पानी दर्रों और संधियों से रिसकर शैल संस्तर के क्षतिज अवस्था में बहता है और इस तल संस्तर के बहते हुए चूने में चट्टानें घुलित और लंबे व तंग विस्तृत रिक्त स्थान पर पहुंचती हैं। अब क्या हो गया, मैंने कहा ना, अब ये वाला चूना आपका बह गया है। अब मान लीजिए ये बहकर कहीं और अभी आपका इसी में निकलकर या ऐसे निकल कहीं भी आपका डिपोजिशन कर सकता है। लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाते हैं जिनमें कदराएं कहलाती हैं। अब गुफा बन जाती है कि बीच का चूना निकल गया, मान लीजिए ऊपर क्वार्टज पत्थर था, बीच में आपका लाइमस्टोन चूना था, पानी के साथ धीरे धीरे बहा और निकल गया। देखिए एक दिन में नहीं बनता, बहुत लंबा समय लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें, ये वाला सीन थोड़ा सा ये देखिए, ये ऐसे आपको लगता है हवा मिलेगा, ये सब आपका चूना ही आपका रिस रहा होता है धीरे धीरे धीरे। क्लियर है, उनके अंदर जो होता है। ठीक, लंबे समय तंग रिक्त स्थान बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आप कंदरा यानी गुफा कहते हैं। वही खाली स्थान आपकी गुफा कहलाई। और कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का जाल सा बन जाता है और बहुत जगह के स्तर में हमको क्या दिखाई देता है, यहाँ भी गुफा और इसके अंदर गुफा, फिर गुफा, ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है। अब देखिए, चूना पत्थर तल व उनके बीच आपका समस्तर चट्टानों पर निर्भर करता है। अब जहां पर आपका चूना पत्थर है उसके ऊपर या नीचे कौन सी चट्टान है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जिससे कदरा यानी कि जो आपकी गुफा है सरिता बाहर निकलती हैं, जो आपकी नदियां हैं वो बाहर निकल जाती हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र काटा और अगर सामने कोई और रॉक्स थी, मान लीजिए कोई आपके इग्निस रॉक्स का कोई मर गया है, सॉरी कोई आप पत्थर पड़ गया है, तो क्या करेंगे हम उसको, अब वो नदी इसको पार नहीं कर सकती, दूध वापस आ जाती है। अब मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक्स थी या कुछ और प्रोसेस था, तो काट कर आपके नीचे से नदी ऐसे आपका निकल सकती है। तो ऐसी कदराएं जिनमें दो सिरे खुले होते हैं उनको सुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरंग। अब सुरंग क्या हो गई, अब देखिए, अगर जब हम यहां से बढ़ेगी, ये चूना पत्थर काट लिया और यहां तक अगर पार नहीं होता तो ये क्या थी, गुफा थी। लेकिन ये पार्ट भी क्षेत्र काट कर आर पार हो गया, दो सिरे हमें इसके मिल गए, तो ये क्या है, ये आपकी सुरंग यानी कि आपकी टनल है। क्लियर है, क्या है आपकी टनल है, ये सुरंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सुरंग वगैरह बनती हैं। तो चूना पत्थर गुफा जो सैडेक्वाइट्स और सैडलमेलाइट दोनों पत्थर आपको यहाँ मिलेंगे देखने। अब कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके निक्षेपित स्थल हैं, कुछ आपके जमने से बनते हैं। देखिए, एक तो नदी जो पानी का बहाव है वो काटते हुए कुछ बहुत सारे स्थल बनाते हैं, जैसे गुफा बना रहा है। क्लियर है, कुछ और गुफाओं के साथ साथ हमने अभी क्या देखा कि गुफा बनाया है, सुरंग बनाई है, और सुरंग बनाने के साथ साथ क्लियर है उसने रंध्र होल बनाए हैं। ठीक है, और स्तंभ बनाए हैं
और जो आपके ऊपर से टपका हुआ जो पानी जमा है उसको क्या क्या कहलाया? सेलेक्वाइड्स, और जो नीचे था वो आपका सेगलेमाइट। क्लियर है? तो ये माइट्स है और ये क्वाइट्स है, तो ध्यान रखना ये क्या है? ये क्वाइट्स हैं, ये वाले क्वाइट्स, और ये माइट्स हैं जो आपके नीचे से ये नीचे जम रहे होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो था अपर्दन से। क्लियर है? ध्यान रहेगा कि कैसे अपर्दित कर ये सारी चीजें होती हैं। आप देखिए, अब बात कर रहे हैं निक्षेपित, यानी कि डिपोजिशनल से भी कुछ स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं। जब कहीं पर कुछ ये डिपोजिशन होता है उससे भी हमको कुछ स्ट्रक्चर्स जो है आपके बन जाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को भी हम काफी आपका देखना है कि स्ट्रक्चर बन कैसे रहे हैं, क्या इनका प्रोसेस प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए चलिए। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप में कदराओं के भीतर ही निर्मित होता है। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो चूना पत्थर में जो मुख्य रसायन है यानी कि जो मेन केमिकल कंपोजिशन है इन पूरी आपका चूना पत्थर की जो आपकी चट्टानें हैं जिसे हम डोलोमाइट कह रहे हैं, क्लियर है, हम चूना पत्थर कह रहे हैं, इसमें क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaCO3। क्लियर है? जो कार्बन युक्त जल यानी कि वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन, तो कार्बन युक्त जल क्या है आपका? वर्षा के जल में घुला हुआ कार्बन, तो वो क्या है? कार्बन युक्त है। जो कार्बन होता है, बारिश होती है वो नीचे आ जाता है सिंक के रूप में, वो आपका जमा करने मिट्टी में पहुंच जाता है, तो वो कैसे हो गया? जो कैल्शियम के साथ कार्बन बन गया है, तो हमने उसे क्या कह दिया? कार्बन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि वर्षा के जल में क्या है? घुला हुआ कार्बन है। क्लियर है? और अगर नहीं होता तो क्या होता? केवल आपका कैल्शियम, और वर्षा का जल है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, में शीघ्र ही घुल जाता है। ठीक, जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। कोई चीज आपके अगर मान लीजिए उसमें मिक्स है, अगर वो वाटर में कोई चीज मिक्स है तो वाटर तो आपका वेपराइज हो जाएगा, और जो चीज है वो मान लीजिए कोई भी उसमें अशुद्धि है, कोई भी चीज मिली हुई है, अगर वो वाटर फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो आपका वेपराइजेशन हो जाएगा। नहीं है तो वो चीज सेम वहां रह जाती है। तो जब चट्टान की छत से, वो चट्टान है उसकी छत से जल बाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त हो जाती है तो उसे हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बाष्पीकरण के साथ क्या हो गया? CO2 गैस मुक्त हो गई, O2 निकल गया, यानी कि CaCO3। अब क्या हो गया? इसमें O2 रिलीज हो गया, तो क्या बच गया? CaCO। क्लियर है? तो ये आपका केवल यही निक्षेपित रह जाती है। तो सेलेक्वाइड्स और सेगलेमाइट और स्तंभ क्या होते हैं, इनको भी हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए, याद रहेगा। चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।